अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी है। नॉर्मली लोगों को केमिस्ट्री बहुत बुरा लगता है। जब आप किसी ऐसे शख्स से केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना जिसको खुद भी केमिस्ट्री बुरी लगती है तो आपको भी बुरी लगने लगेगी। जब आप किसी ऐसे शख्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो आपको भी अच्छी लगने लगेगी। तो चैलेंज ये है मेरे पास कि आपको केमिस्ट्री अच्छी लगनी चाहिए है, तो फिर मैं कामयाब हो जाऊंगा। केमिस्ट्री शुरू करने से पहले जो है ना, हम बात करते हैं कि कोई चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एटम। और एटम के बारे में हम क्या कहते हैं भाई? एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट कंप्लीट पार्टिकल है। उससे छोटे पार्टिकल भी होते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। तो उस पर हम और बात करेंगे अभी कि ये क्या बात हुई। एटम के बारे में हमें कुछ ऐसा पता है कि एटम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है एटम। कभी ना कोई ऐसी पिक्चर देखी होगी आपने उमर भाई, कभी देखी होगी कोई ना कोई पिक्चर ऐसी, है ना? ये कैसे बनाई है इन्होंने? क्या हमने एटम देखा है? मैंने क्या जवाब दिया था? हमने कभी एटम नहीं देखा है। क्या किसी माइक्रोस्कोप में एटम दिखता है? माइक्रोस्कोप में एटम नहीं दिखता है। जी, सवाल ये है कि फिर हमें ये कैसे पता चला कि एटम ऐसा दिखता है जब हमें किसी माइक्रोस्कोप से एटम नहीं नज़र आता? तो ये ज़रा साइंटिफिक अप्रोच ना समझने की ज़रूरत है कि साइंसदान कैसे उन चीज़ों को दरियाफ्त कर लेते हैं जो हमें नज़र नहीं आती, जो हम देख नहीं सकते। फिर भी ये कैसे कंफर्म साबित कर दिया उन्होंने, ऐसा ही होता है एटम। उन्होंने साबित किया कि एटम ऐसा होता है, लेकिन देख फिर भी नहीं सकते हम। तो कैसे किया? इसके लिए आप पहला काम ये करेंगे कि मैं एक बात लिख रहा हूँ, आप लोगों को ये वीडियो में नज़र आ जाएगी। वैसे आपने पास जो यहाँ ऑन साइट बच्चे बैठे हुए हैं वो लिख लीजिए, रदरफोर्ड का डिस्कवरी ऑफ एटम। ये आपको रिसर्च करनी है। रदरफोर्ड की डिस्कवरी ऑफ एटम को सर्च करना है, उसकी पावर पॉइंट बनानी है, बनाकर प्रेजेंट करनी है। जैन भाई, रदरफोर्ड की डिस्कवरी ऑफ एटम के क्या किया था उसने जब उसका माइक्रोस्कोप ही नहीं थी, फिर भी उसने कोई ऐसी बात कही कि हम मानने पे मजबूर हो गए कि हाँ एटम ऐसा ही दिखता है। तो ये आप लोग पहले सर्च कीजिएगा, मैं अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये मैं एक अननोन छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या किया था कि हमें पता चल गया था कि एटम ऐसा ही दिखता है, हालांकि दिख नहीं रहा था। फिर भी कुछ ऐसी बात कही उसने, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि हम मानने पे मजबूर हो गए कि एटम ऐसा ही दिखता है। ओके, अब हम बात करते हैं एटम कैसा दिखता है। मान लिया हमने उसकी बात को, क्यों माना ये आप हमें बताएंगे इंशाल्लाह कल रिसर्च करके। ठीक है, रदरफोर्ड ने जब बताया और हमने मज़ीद साइंसदानों ने उसको कंफर्म किया, तो हम ये मानते हैं कि एटम के अंदर 3 बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं। बुनियादी कहने की वजह यह है कि उसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ना ये कमरा ईंटों से बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर ईंट भी तो छोटे छोटे पत्थरों से बनी है। हाँ ठीक है, लेकिन मेनली ईंटों से बना हुआ है। ईंट मजीद कुछ चीज़ों से बनी हुई है, वो भी देखेंगे बाद में। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ कि एटम 3 चीज़ों से बना हुआ है तो वो चीज़ें भी किसी और चीज़ से बनी हुई हैं, तो बाद में देखेंगे मजीद तफसील। फिलहाल मोटा मोटा समझने के लिए यूँ समझिए कि एटम के बीच में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, 2 तरह के पार्टिकल होते हैं, 2 तरह के ज़र्रे होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूट्रॉन और दूसरे को कहते हैं प्रोटॉन।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब चार्ज का क्या मतलब है ये भी साथ साथ समझते जाएंगे। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ओके। और एटम के गिर्द बारीक बारीक से कुछ जर्रे हैं जो गोल गोल घूम रहे होते हैं। उन जर्रों को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब असल में अगर इसको देखें ना प्यारे बच्चों, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोटी चपाती पराठा है, ऐसा चपटा। लेकिन ये ऐसा चपटा नहीं होता। एटम इज मोर लाइक अ बॉल। इट्स मोर लाइक अ बॉल, जिसके बॉल के बीच में कहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद हैं। और इस बॉल की सरफेस पे कभी यहां से यहां भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, कभी यहां से यहां भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, कभी यहां से यहां भाग रहा है इलेक्ट्रॉन। ये बॉल है, ये पराठा नहीं है, चपाती नहीं है, ये बॉल है, 3D है ये, ठीक है। और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूम रहे जैसे अर्थ और प्लैनेट्स एक प्लेन में घूम रहे हैं ना। एक प्लेन में जैसे सन के गिर्द अर्थ और प्लैनेट्स घूम रहे हैं दूसरे वाले, ऐसे नहीं घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द। जी भाई। तो ये एटम जो होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ तादाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक बात तो मैं बताऊं कि जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है भी हम आगे मजीद समझेंगे, फिलहाल इतना समझ लें। पॉजिटिव चार्ज वो चीज़ें होती हैं जो कुछ दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं और कुछ को अपने से धकेलती हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिनका पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ रिपेल करता है और जो अपोजिट चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये पॉजिटिव प्रोटॉन इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन समहाउ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। तो जैसे एक गेंद है जो तेजी से गोल गोल घूम रही है, एक रस्सी की मदद से बंधी हुई है, तो वो रस्सी अट्रैक्ट कर रही है कि गेंद सेंटर के करीब आ जाए। लेकिन उसकी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या गेंद की एनर्जी है, वो उसको पुश कर रही है कि वो चारों तरफ घूमता रहे। और अगर रस्सी टूट जाए तो निकल के बाहर भी चला जाए। तो बैक वक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कोशिश कर रहा होता है कि बाहर निकल जाए एनर्जी की वजह से, और एक इसकी नेगेटिव और इसकी पॉजिटिव की वजह से खिंच भी रहा होता है। इसलिए ये मदार में घूमता रहता है, ना बाहर निकलता है ना नीचे गिरता है। वरना जो पॉजिटिव प्रोटॉन खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के अंदर गिर जाना चाहिए था। लेकिन इलेक्ट्रॉन में एनर्जी भी थी, ये भी भागे जा रहा है। तो इसलिए ना वो अंदर गिर रहा है ना वो बाहर भाग रहा है, बीच में एक जगह घूम रहा है, ठीक है। अब जब हमने करीब से देखा तो हमें मुख्तलिफ शक्लों के एटम देखे। सब में प्रोटॉन था, सब में इलेक्ट्रॉन था। जो बीच का हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। वो किसी भी चीज के बीच के हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियस। सिर्फ एटम के बीच के हिस्से को न्यूक्लियस नहीं कहते। किसी भी गोल चीज हो, कोई सेंटर्ड चीज हो, उसके बीच के हिस्से को न्यूक्लियस कहते हैं। तो एटम के बीच में, सभी एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं। लेकिन हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है? एक एटम हमने ऐसा देखा, देखो भाई जैन, एक एटम हमने ऐसा देखा उसके बीच में खाली एक गोल प्रोटॉन था और उसके चारों तरफ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। अरे वाह। दूसरा एटम देखा हमने, उसमें देखा बीच में दो प्रोटॉन थे, दो न्यूट्रॉन थे,
और 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। तीसरा एटम हमने देखा, वो अजीब सा देखा, उसके बीच में 3 प्रोटॉन थे, 3 न्यूट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे थे और फिर एक और चक्कर था, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें घूम रहा था। तो ऐसे हम देखते गए और साइंसदानों को अंदाजा हुआ कि उन्होंने एक देखा, देखो कितनी मजे की बात है, उन्होंने एक एटम देखा, उसके बाद ढूंढा जिसके बीच में 5 प्रोटॉन थे और 5 न्यूट्रॉन थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे थे। ठीक है, इन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि एक बीच में और भी होगा कोई। क्या ये बात आप समझ सकते हैं? क्या आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? साइंसदानों ने देखा कि एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, इसको उन्होंने कोई नाम दे दिया। ठीक है जैन, साइंसदानों ने देखा कि 2 प्रोटॉन थे, 2 न्यूट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको भी कोई नाम दे दिया। फिर साइंसदानों ने एक और देखा कि 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसको भी कोई नाम दे दिया। फिर उन्होंने देखा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 5 न्यूट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसको भी कोई नाम दे दिया। लेकिन साथ ही इनके दिमाग में एक बात आई कि जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन वाला एक चीज है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन वाली एक चीज है, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन वाली एक चीज है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन वाली एक चीज है, तो बीच में कोई 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन वाली भी तो कोई चीज होती होगी। बात समझ आ रही है? ये बात जहन में आएगी, ऐसा सोच सकते हैं ना। हालांकि वो चीज उन्होंने कभी देखी नहीं थी, लेकिन उनके जहन में खुद ही ये सवाल आया कि एक लाइन से चल रहा है, कुछ चीजें हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, कुछ चीजें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, कुछ चीजें इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन होते हैं, कुछ चीजें इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन होते हैं, तो कोई चीज ऐसी भी होनी चाहिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन हो। तो यूं साइंसदानों ने ये इमेजिन किया कि इसका मतलब है कि बहुत सारी तरह के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। ये मजे की बात उनको पता चली कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 प्रोटॉन होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 होंगे। अगर 15 प्रोटॉन होंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। आमतौर पे यही देखने को मिला उनको। तो ये एक मजेदार सी इंफॉर्मेशन उनके पास है। अब आप ये बार बार सोचते रहिएगा कि नजर आ नहीं रहा है उनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में नहीं दिख रहा है। ये रदरफोर्ड ने एक चक्कर चलाया था, उससे पता चल रहा है हमें। वो चक्कर क्या था अभी आप लोग बताएंगे मुझे नेक्स्ट क्लास में, ये रिसर्च करके आएंगे कि वो कैसे पता चल रहा है इतना एग्जैक्ट कि 15 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन इतना एक्यूरेटली कैसे बता रहे हैं जबकि दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, हमने इन सब के नाम रखने शुरू किया और ये नाम आप लोग याद करेंगे, आपको ये याद करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन वाले का क्या नाम है? 1 प्रोटॉन वाला बाबा, वाह भाई वाह। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन इज हाइड्रोजन, वाह वाह वाह। और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन वाला कौन था? हीलियम। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। छोटे छोटे बेबीज भी आए हमारी क्लास में आज। और भी कुछ है? अच्छा ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स किसको कहते हैं कि अगर किसी का एटम दूसरे एटम से मुख्तलिफ है तो ये एक अलग एलिमेंट कहलाएगा, ये एक अलग एलिमेंट कहलाएगा। एक यूनिक सेट ऑफ एटम को हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और हमने अब तक बहुत सारे एलिमेंट्स दरियाफ्त कर लिए, यानी बहुत सारी मुख्तलिफ तरह के एटम्स दरियाफ्त कर लिए और इनको एक तरतीब में लिखा है। इस तरतीब का नाम है
पीरियोडिक टेबल। तो ज़रा मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई, ये होता है पीरियोडिक टेबल, और इसको जब तरतीब दिया हमने, इसकी जब सेटिंग की हमने, तो बहुत सोच समझ के सेटिंग की है, और इस सेटिंग का कुछ मतलब होता है। आप में से किसी ने पहले देखा है ये पीरियोडिक टेबल? देखा है पहले? आपने देखा है? जैन, आपने देखा है? आपने देखा है? नहीं। इस सेटिंग का कुछ मतलब होता है। नंबर 1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, और इसका नाम है हाइड्रोजन। नंबर 2, ये दूर इधर आ रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, इसका नाम है हीलियम। नंबर 3 का नाम क्या है? जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन होंगे, इसका नाम है लिथियम। क्या नाम है? लिथियम। आपने कहीं सुना होगा लिथियम, अगर कोई अक्लमंद है तो? कभी नहीं सुना। लिथियम आयन बैटरी होती है। जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उसमें आजकल लिथियम आयन बैटरी होती है। जितने भी आजकल एडवांस सोलर सिस्टम लग रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उन सब में जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी होती है। आप नाम सुनिएगा, आप कभी देखिएगा, आपको लिथियम आयन बहुत मशहूर नाम है। नंबर 4 पे कौन बताएगा क्या लिखा हुआ है? नहीं, बेरिलियम। नंबर 4 पे क्या है? बेरिलियम। नंबर 5 पे क्या है? बोरॉन। क्या है भाई? नंबर 6 पे क्या है? कार्बन। वेरी गुड। नंबर 7 पे क्या है? अच्छा, प्लैनेट्स पे चले गए। नेपट्यून। नंबर 7 पे है नाइट्रोजन। नंबर 4 पे है 8 पे है ऑक्सीजन। नंबर 9 पे है फ्लोरीन, और नंबर 10 पे है नियॉन। बस यहाँ तक काफी है। अब आपका टेस्ट ये होगा कि आपको मैं कहूं बोरॉन, तो आप बोरॉन का एटम बना के दिखाएं मुझे। अगर मैं कहूं बोरॉन तो आप बोरॉन का एटम बना के दिखाइएगा। अगर मैं कहूं नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का एटम आप बना के दिखाइएगा। तो अब लेट सपोज एटम बनाने को कहा गया इनमें से किसी का भी, तो एटम कैसे बना के दिखाएंगे आप लोग? ये आज का आखिरी पॉइंट है, फिर हम क्लास एंड करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं बीच में आएंगे। सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसके बीच में एक प्रोटॉन होता है और उससे गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। हाइड्रोजन का एटम ऐसे बनाएंगे जब भी बनाएंगे। ठीक है अब्दुल अहद भाई, कल टेस्ट लूंगा इसका मैं। अगर मैं कहूं हाइड्रोजन का एटम बनाए तो ऐसे एक प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन नहीं नजर आएगा कहीं आपको। ये अजीब ही एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अजीब ही चीज है दुनिया की। जब आप हीलियम बनाएंगे बेटा तो हमेशा ऐसा बनाएंगे, आप कहेंगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और ऐसे ऐसे साथ साथ बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात यह है कि प्रोटॉन पे प्लस लगा कर इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा दें, बहुत ही जबरदस्त हो गई बात। ठीक है। अब अगर आप कह रहे हैं कि सर लिथियम बनाना है, ये हीलियम है, लिथियम बनाने में लिथियम में कितने प्रोटॉन थे? 3 प्रोटॉन थे, 3 न्यूट्रॉन थे। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाते हैं ये समझ लीजिए, ये राज था। जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो पेयर में घूमते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए। और मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो शेल्स में घूमते हैं। पहले शेल में सिर्फ 2 ही घूमते हैं, तीसरे को नहीं आने देते। समझ में आ रही है बात? पहले शेल में कितने घूमते हैं? तीसरे शेल में घुमाने के लिए दूसरा शेल अलग लेना पड़ेगा। अगले तीसरे इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए एक और शेल लेना पड़ेगा, एक और लेयर लेनी पड़ेगी। इसमें एक अकेला बनाएंगे। ठीक है। फिर बेरिलियम बनाए। बेरिलियम में कितने थे? 4 4। बोरॉन में थे ना 5 थे। दोबारा देख लूं भाई, क्या पता मैं गलत कह रहा हूँ। ये देखिए 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन। कहाँ गया? ये रहा।
नाइट्रोजन। अच्छा जी, बेरिलियम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा ये देख लीजिए। 4 प्रोटॉन लिखा प्लस 4 न्यूट्रॉन लिखा, एक गोला बना दिया, ये हो गया उसका सेंटर न्यूक्लियस। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, अब 2 और नहीं आ सकते इसमें, तो फिर एक और बनाया, इसमें जो है वो 2 और दे दिए, 4 हैं अभी तो बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये बेरिलियम का एटम बन गया। अगर मैं कहूँ आपसे कि बोरॉन का एटम बनाएं तो कैसे बनाएंगे? पहले बनाएंगे 5 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन, उसके बाद एक चक्कर लगाएंगे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, फिर एक और चक्कर दिखाएंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और एक अलग से दिखा देंगे और कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन माइनस। समझ में आ रहा है बच्चियों को? समझ में आ रहा है कि बोरॉन का अगर एटम बनाने को कहूँगा तो ऐसे बनाएंगे कि 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहले, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से साथ साथ 2-2 चलते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपको जब हम अभी आगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन या हम जब एटॉमिक रिएक्शंस को आपस में डिस्कस करेंगे ना एटॉमिक लेवल पे, कि ये हाइड्रोजन इतनी रिएक्टिव क्यों होती है, ये फ्लोरीन इतनी रिएक्टिव क्यों होती है, ये लिथियम इतना रिएक्टिव क्यों होता है, ये कार्बन कम रिएक्टिव क्यों होता है, ये आपका नियॉन बिल्कुल ही रिएक्टिव क्यों नहीं होता, ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से सेटिंग हुई हुई है ना, इस सेटिंग से हम देख के बता सकते हैं कि कौन तेज है इस क्लास में और कौन शरीफ है। ये क्लास है, इसमें कुछ बच्चे बहुत शरीफ हैं, कुछ बच्चे बहुत तेज हैं, कुछ शरारती हैं, कुछ लेने में बहुत शरारती हैं, हर चीज़ हर एक से ले लेते हैं, किसी का पराठा छीन लेते हैं, किसी की पेंसिल छीन लेते हैं, कुछ देते रहते हैं उठा उठा के, घर से चीज़ लाते हैं। होते हैं ना कुछ बच्चे घर से कलर लाएंगे बस दोस्तों मार देंगे, अम्मी सर पकड़ के बैठ जाएंगी, क्या है यार जब देखो चीज़ें बांटते रहते हैं। तो इससे ये हम इलेक्ट्रॉन्स को देख के बता सकते हैं कि कौन सा एटम की कैसी सलाहियत है, कैसी आदत है। अच्छा, आखिरी बना रहा हूँ मैं, फिर हम आपको दे देंगे टास्क, आप बना के दिखाइएगा मुझे टेस्ट में। तो अगर मैं बनाना चाहता, लेट सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने थे? 8 थे। तो मैं क्या करूँगा, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस बन गया। फिर पहला 10 बनाने को दूंगा, उन 10 में से कोई सा भी नाम बताऊंगा, उस नाम का बनाना होगा। तो ये मैं ऑक्सीजन का बना रहा हूँ। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 2 ये रहे। ठीक है, बाय मैक्स मैं कहाँ तक लेके जाऊंगा आपको? 10 तक लेके जाऊंगा, यानी नियॉन तक लेके जाऊंगा। तो नियॉन का कैसे बनेगा? 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, पहले 1 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये याद रखिएगा, ये असल में ऐसे चपटे नहीं हैं, असल में ऐसा है कुछ। इसके अंदर प्रोटॉन थे 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यूं घूम रहे थे ऐसे, ठीक है, और कुछ ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे, कुछ ऐसे घूम रहे होंगे, ऐसे। हाँ, नहीं, 2 अंदर वाले में और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाहर वाले में, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो असल में लेके मैंने बताया कि ऐसे मिक्स घूम रहे होंगे, ये नहीं कि ये सारे ऐसे चपटे गोल गोल घूम रहे हैं, बस ये ऐसे इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है। और दूसरी आखिरी बात ये समझ लीजिए कि प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का साइज कितना है। तो जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर कि अगर प्रोटॉन ये है, लेट सपोज ये प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो इसके गिर्द घूम रहा था, जो इसके गिर्द घूम रहा था, तो प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा है?
शायद इससे भी छोटा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साइज का कंपैरिजन बहुत बहुत फ़र्क है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ा है। ठीक है सर, सही है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत खला है, बहुत खाली है, खाली ही खाली है बिल्कुल। सही है। और एक इलेक्ट्रॉन पहली लेयर, जिसको हम शेल कहते हैं, पहले शेल का इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन में बहुत खाली खाली है, चीज़ें खाली ही खाली हैं। सही है। बहुत मज़े की बात है कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सब एटम से मिलके बनी हैं। सही है। मेरा हाथ भी एटम से मिलके बना है और आपका मुंह भी एटम से बना है। सही है? और मेरे हाथ में अमूमन के एटम्स जो हैं वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिल के बने हैं। हम सबका जिस्म कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो मज़ा क्या, मतलब क्या है कि मेरे हाथ के एटम्स आपके मुंह के एटम्स को टच कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझें आप कि एटम में तो खला ही खला है, खाली ही खाली है। तो जब हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो असल में हम उसकी किस चीज़ को पकड़ रहे हैं? उसके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रहे हैं, उसके प्रोटॉन्स को पकड़ रहे हैं, किस चीज़ को पकड़ रहे हैं? बड़ी मज़ेदार बात है। कुछ पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, और जो पकड़ पा रहे हैं तो क्या चीज़ पकड़ पा रहे हैं, ये मज़ेदार सी कहानी है। और इसीलिए हम पूछते हैं कि क्या दुनिया में कोई चीज़ वाकई एयर टाइट हो सकती है? अगर मैं कहूँ मैंने शीशे का ये एक जार बना दिया, उस शीशे के जार में मैंने कुछ रख के एयर टाइट कर दिया, तो शीशे के जार को जूम करेंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो बहुत स्पेस है, खाली जगह है। तो जब खाली जगह है तो ये एयर टाइट कैसे हुआ? इसमें से तो कुछ गुजर सकता होगा शायद। तो मज़े मज़े के सवाल हैं जो हम करेंगे डिस्कस। और आप ये भी देखिएगा कि कभी आपने देखा है कोई बलून जो हाइड्रोजन या हीलियम बलून होता है, हीलियम बलून में हीलियम भर के जब रखते हैं तो वो हवा में ऊपर जाता है, कमरे में छत पे चला जाता है, लेकिन अगर छोड़ दें तो 5-6 दिन बाद वो नीचे आ जाता है और फुस भी हो जाता है। तो जब अच्छी तरह से टाइट हुआ हुआ था तो वो हवा कहाँ से निकल गई? तो या इसमें इसके अंदर राज छुपा है इसी का, कि ये एटम्स के बीच में कुछ गैप्स होते हैं, शायद वहां से भी कुछ निकल सकता होगा शायद। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो आप लोगों का पहला टेस्ट मैं लूँगा अभी, कि एटम्स आप बना के दिखाएंगे। जब आप मुझे एटम बना के दिखा देंगे और तो मैं मुझे याद दिलाइएगा, हमारे पास पूरा मॉडल रखा हुआ है, पूरा मॉडल है जिसमें हम एटम खुद बना सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको फिर वो ला के दिखाऊंगा, आप उसमें एटम बनाइएगा। फिर हम बताएंगे कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे रिएक्ट करता है और क्यों करता है। आप देख के बता सकते हैं ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। आप देख के बता सकते हैं हाँ ये इससे रिएक्ट कर जाएगा। आप देख के बता सकते हैं भाई इसको रिएक्ट करना है ना तो इसके दो लाने पड़ेंगे, इसके अकेले से ये रिएक्ट नहीं करेगा भाई। तभी हम आपसे बात करेंगे कि ये H, ये हाइड्रोजन का एटम है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन का एटम है, थोड़ा बड़ा हो गया, एक जैसा बनाना चाहिए, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। और ये ऑक्सीजन का एटम है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्यों चिपक जाते हैं आपस में? और आपको पता है कि जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, जब ये दो गैसेस आपस में मिलती हैं तो क्या चीज़ बनती है? कार्बन तो उसमें कहीं है ही नहीं।
दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब आपस में मिलता है तो उसको ऐसे लिखते हैं हम H2O। और ये H2O क्या चीज़ होती है? ये H2O पानी होता है। तो इसका मतलब है कि पानी जो लिक्विड है, जो बह रहा है, ये दो गैसों से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हर पानी के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होंगी और एक ऑक्सीजन होगी, और दोनों हमारे लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनसे बहुत काम लेते हैं हम लोग। तो बहरहाल यहाँ पे हम एंड करते हैं, पूरा प्रोसेस समझेंगे कि क्यों मिलते हैं ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्यों आपस में मिलते हैं, और क्या हम इनको तोड़ सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं, और अगर हमने इनको अलग अलग कर दिया तो हमारा कोई फ़ायदा है इसमें? सुना है कभी आपने पानी से गाड़ी चलने वाला फॉर्मूला सुना है? तो इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आप मुझे कल इसका टेस्ट दे रहे हैं, शुरू के 10 एटम्स बना के दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।